तो पिछले एपिसोड में टैन्यू का जोंगवू के साथ में फाइट हो गया था, जिसके बाद टैन्यू ने उसे बहुत बुरे तरीके से पीटकर वहां से भगा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टैन्यू को रुओक्सी से इंट्रोड्यूस करवाती है और टैन्यू से बताती है कि वो मेरी दोस्त है। अब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू उसे रिस्पेक्ट देता है और ऐसे बिहेव करता है कि वो उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता। यह देख रुओक्सी टैन्यू का वेलकम करती है और उससे पूछती है कि क्या हम इसके पहले भी कभी मिल चुके हैं, लेकिन उसकी यह बात सुनकर टैन्यू बिल्कुल भी मना कर देता है और कहता है कि इसके पहले हम कभी नहीं मिले हैं। अब इस बात से डेनियल और उसके साथी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या हो रहा है। लेकिन इसके बाद सियाओ टैन्यू का हाथ पकड़ लेती है और फिर इससे बताती है कि मैं पिछले 15 दिनों से अपने डिवीजन से बाहर हूँ और फिर 15 दिनों के बाद मुझे अपने मास्टर के साथ में इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में भी जाना है। इसलिए अब मेरे मास्टर को मेरे बारे में चिंता होने लगी होगी, क्योंकि मैं इतने ज्यादा समय से उनसे नहीं मिली हूँ, जिसकी वजह से मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, और इसके बाद वो इसे छोड़ने जाने की बात करने लगता है। लेकिन इसकी यह बात सुनते ही सियाओ तुरंत उसे मना कर देती है और फिर कहती है कि तुम्हें मेरे साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी टैन्यू ने जोंगवू को बहुत बुरे तरीके से जख्मी किया है, जिसकी वजह से अगर टैन्यू इसके साथ में वहाँ पर गया और अगर कहीं इसके मास्टर के फिफ्थ एल्डर ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और इसीलिए सियाओ टैन्यू को अपने साथ में जाने से मना करती है। अब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, और इसके बाद वो उससे कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें अपने माउंटेन के गेट तक छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ से जाने से पहले टैन्यू कहता है कि यह मिडिल ग्रेड वाला ट्रेजर स्पिरिट बोट अब आने वाले समय में लिंक्सन हर्बल गार्डन का ट्रेजर होगा, और इसके बाद वो इसे रखने की जिम्मेदारी डेनियल को दे देता है। इसके बाद टैन्यू अपना स्पिरिट बोट निकालता है, जिसके बाद सियाओ और रुओक्सी के साथ में यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब डेनियल इस मिडिल ग्रेड ट्रेजर स्पिरिट बोट को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और अब कहने लगता है कि आने वाले समय में लिंक्सन हर्ब गार्डन में हमारा अपना मिडिल ग्रेड वाला ट्रेजर स्पिरिट बोट अवेलेबल होगा, और इस बात से उसके साथी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि अभी तक पूरे डेनमाई में किसी के पास भी शायद ऐसा ट्रेजर नहीं होगा। तभी इसी दौरान डेनियल का एक साथी कहने लगता है कि टैन्यू तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि उसने पावरफुल जोंगवू को भी बहुत बुरे तरीके से पीट दिया, और इसके अलावा उसे तो इनर गेट की 13th ब्यूटी ने भी उसे गले मिला, और इस बात से ये सभी बहुत ही हैरान होते हैं। तभी इस बात पर डेनियल का दूसरा साथी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टैन्यू अकेले ही इनर गेट के सभी ब्यूटी को अपने साथ में ले जाए। लेकिन अब इसके इस बात को सुनते ही डेनियल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इनसे कहने लगता है कि क्या तुम सभी मरना चाहते हो, क्योंकि असल में इनकी चीफ मिस बिंग भी 13 ब्यूटी में से एक है, जिसकी वजह से अगर इनकी बातों को मिस बिंग ने सुन लिया तब इसकी वजह से केवल डेनियल का साथी ही खतरे में नहीं होगा, बल्कि इस बात की वजह से उसके साथ में बाकी सभी लोग भी मारे जाएंगे। अब उसकी यह बात सुनने के बाद सभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम सियाओ को टैन्यू के साथ में बात करते हुए देखते हैं, जो टैन्यू से कहती है कि मैंने अपने मास्टर से सुना कि इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट का रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा है, इसलिए अगर वहां जाने के लिए किसी होली लेवल वाले स्पिरिट बोट का भी यूज किया जाए, फिर भी उसके स्पीड से वहां तक पहुंचने में लगभग 2 महीने का समय लग जाएगा। और इसके बाद सियाओ टैन्यू से बताती है कि वहां पहुंचने के बाद मुझे 3 महीने तक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब इनका कंपटीशन भी बहुत ही जल्द होने वाला है। इसके बाद वो टैन्यू से कहती है कि क्या तुम मेरे वापस आने का इंतजार करोगे। तब इसके इस बात पर टैन्यू कहता है कि 15 दिनों के बाद मैं इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में जाने का कोई ना कोई तरीका जरूर खोज लूंगा। अब इसके इस बात को सुनते ही सियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और टैन्यू से कहती है क्या सच में, क्योंकि उसे अभी भी टैन्यू के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद सियाओ अचानक से थोड़ी सी दुखी हो जाती है, क्योंकि महंगाई को अभी भी 20 दिन गुजारने हैं, जिसकी वजह से उसे लगता है कि टैन्यू अभी भी उसे नहीं मिल पाएगा। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट से वापस आने के बाद हम उसे खोजने चलेंगे। अब उसकी यह बात सुनकर सियाओ भी इसके लिए रेडी हो जाती है, और इसके बाद वो उसे कहती है कि मैं अब रुओक्सी के साथ में यहाँ से जाने वाली हूँ, और 15 दिनों के बाद फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे। अब इसकी यह बात सुनकर टैन्यू स्पिरिट बोट से बाहर आ जाता है, और इसके बाद सियाओ से कहता है कि तुम इस स्पिरिट बोट को अपने साथ में लेकर जा सकती हो। लेकिन इसके इस बात पर सियाओ
सियाओ कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बारे में सुना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस स्पिरिट बोर्ड को अपने पास में ही रखो, ताकि अगर कोई पावरफुल ओपोनेंट तुम्हारा पीछा करे तो इसका इस्तेमाल करके तुम उससे बच पाओगे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्पिरिट बोर्ड के अलावा भी उड़ने के लिए मेरे पास में बहुत सी चीजें हैं, इसलिए तुम यह स्पिरिट बोर्ड बिना किसी परेशानी के एक्सेप्ट कर सकती हो। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू की यह बात सुनकर रोक्सी थोड़ी सी हैरान हो गई थी, लेकिन इसके बाद टैन्यू सियाओ को कुछ स्पेस सोल भी देता है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो फिटल सोल रिल्म के 9th लेवल में बहुत ही जल्द आ जाएगी। अब इसके इस बात को सुनकर रोक्सी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टैन्यू के पास में क्या क्या है। लेकिन अब सियाओ टैन्यू से इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और इसके बाद दोनों यहाँ से स्पिरिट बोर्ड पर निकल जाते हैं। लेकिन अब उनके यहाँ से जाने के बाद टैन्यू महंगाई के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि फिर पता नहीं कब मैं उससे मिलूंगा। इसके बाद वो फिर से तुरंत लिंगसान मेडिसिनल गार्डन में वापस आ जाता है, जिसको फिर से देखते ही डेनियल और उसके साथी उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन टैन्यू उनसे कहता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी इसी वक्त एल्डरसन भी यहाँ पर आ जाते हैं और आज उनके यहाँ पर अचानक से आने की वजह से सभी बहुत ही हैरान होते हैं। इसके बाद वो सभी एल्डरसन को 3 एल्डर कहकर रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके बाद एल्डरसन इन सभी का वेलकम करते हैं और इसके बाद वो डेनियल को एक लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि इस लिस्ट में जिसका भी नाम नहीं है उसे तुरंत यहाँ पर बुला कर लाओ, क्योंकि अभी कुछ देर में मुझे कोई बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अब इनके इस बात को सुनकर ये लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि अचानक से कौन सी अनाउंसमेंट होने वाली है। लेकिन टैन्यू समझ गया था कि यह मैटर जरूर ही इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में जाने से जुड़ा हुआ है, जिस बात से वह थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी इसके बारे में बात करने के लिए वो एल्डरसन के पास जाने वाला था। अब इसके कुछ देर के बाद डेनियल उन सभी को बुलाकर यहाँ पर लेकर आ जाता है, जिनका नाम इस लिस्ट में होता है। इसके बाद एल्डरसन इन सभी स्टूडेंट को बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि जब इनर सेक्ट डेनमाई के स्टूडेंट अल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, तब वहाँ पर एलेक्सिर को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी की जरूरत होगी, जिसके बारे में सुनकर डेनियल और उसके साथी एक्साइटेड होने लगते हैं। इसके बाद वो इन सभी से कहते हैं कि मैंने जिन 50 मेडिसिन गार्डन स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया है, उन सभी को 15 दिनों के बाद पगोड़ा स्क्वायर पर आकर मिलना होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तुम सभी को उनके साथ में इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में जाना होगा। इसलिए अब इनके बाद से डेनियल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस लिस्ट में उसका भी नाम होता है। लेकिन यहाँ के एक स्टूडेंट का इसमें नाम नहीं होता, जिसकी वजह से वह बहुत ही उदास हो जाता है। तब यह देख उसका साथी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस आने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। इसके बाद एल्डरसन कहते हैं कि जिसका नाम भी लिस्ट में था वो सभी तैयार हो जाओ, जबकि बाकी लोग यहीं पर रुकेंगे। फिर एल्डरसन टैन्यू से बताते हैं कि मिस बिंग ने कहा कि तुम अल्केमी के बारे में नहीं जानते हो, जिसकी वजह से तुम्हें इनके साथ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो चाहती हैं कि तुम शांति से यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तुम अपने फिटल सोल रिल्म के 9th लेवल वाले कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लोगे, तब इसकी वजह से तुम और भी पावरफुल हो जाओगे। लेकिन इसके बाद भी टैन्यू इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं भी इनके साथ में जाना चाहता हूँ। तब इसकी यह बात सुनकर एल्डरसन कहते हैं कि मिस बिंग ने तुम्हें जाने से मना किया है और खुद मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वहाँ जाने से कोई भी मदद नहीं होने वाली है और इसके अलावा इसकी वजह से तुम्हारे कल्टीवेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तब इनकी यह बात सुनकर टैन्यू इनसे कहता है कि आपको अपने स्टूडेंट के ऊपर यकीन होना चाहिए, क्योंकि 8 महीने के बाद में मेरे पास में इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके मैं बाकी 8 डिवीजन के किसी भी स्टूडेंट को एक झटके में हरा दूंगा। इसलिए वो एल्डरसन से कहता है कि मैं आपको या चीफ को कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी एल्डरसन उसे अपने साथ में ले जाने से हिचकिचा रहे होते हैं। तब यह देख टैन्यू एल्डरसन से कहता है कि मैं इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में जाना चाहता हूँ, क्योंकि असल में मैं इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट को जितना जल्दी हो सके देखना चाहता हूँ, ताकि मैं वहाँ के सोल एसगार्ड के पावर हाउस को भी देख पाऊँ, जिसकी वजह से मैं इटर्निटी लैंड में भी एंटर करने की तैयारी कर लूंगा। अब इसके इस बात को सुनने के बाद एल्डरसन इसे जाने की परमिशन दे देते हैं, जिस बात के लिए टैन्यू एल्डरसन को थैंक यू भी कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम रुवोक्सी और सियाओ को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने मास्टर के
पास में आ गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त इनकी मास्टर 5 एल्डर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि शायद वो इसका कोई दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाया था। और इसी के साथ इनकी मास्टर मिस पिंक के ऊपर भी किसी बात के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि इस मास्टर को पता चल गया है कि जोंगवू को टैन्यू ने बहुत बुरे तरीके से पीटा था, और असल में इसी बात के लिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि वो लॉन्ग लिस्ट में जोंगवू 180 नंबर पर था। लेकिन इसके बाद भी हर्ब गार्डन के एक स्टूडेंट ने इसे इतनी बुरे तरीके से पीट दिया, इसी की वजह से वह इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। लेकिन अब उसको इतने ज्यादा गुस्से में देख रुओक्सी उसे शांत होने के लिए कहती है, जिसके बाद इसकी मास्टर सियाओ से गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ में चल क्या रहा है। तब इस पर सियाओ अपने मास्टर से कहती है कि मैं जोंगवू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमेशा मेरा पीछा करता था और मुझे परेशान करता था, और इसीलिए जब कुछ दिन पहले मैं अपने सीनियर के साथ में गई हुई थी, तब उस वक्त भी जोंगवू ने हमें वहाँ तक फॉलो किया था। लेकिन असल में इसमें टैन्यू की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जोंगवू ने ही टैन्यू को धमकी दिया था और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगा था, और इसी बात की वजह से टैन्यू ने उसे इतने बुरे तरीके से पीट दिया। अब इसकी यह बात सुनकर इसकी मास्टर रुओक्सी से पूछती है कि क्या यह बात सही है, जिसके बाद रुओक्सी अपने मास्टर से बताती है कि अभी अभी सियाओ ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। जिसके बाद इनकी मास्टर इनसे कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए होगे, और इसीलिए वो इन दोनों को आराम करने के लिए भेज देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यह मास्टर असल में अभी भी टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि हो सकता है कि जोंगवू जख्मी होने की वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी मास्टर कहती है कि अगर इस इटर्नल इमोर्टल सेक्टर के चैंपियनशिप में जीत गई और अगर किसी तरह से टैन्यू तुम इसमें हार गए, तब उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगी। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम एक और एल्डर को देखते हैं, जिसे टैन्यू के जिंदा होने के बारे में पता चल गया है, और इस बात की वजह से वह टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। और इसके अगले सीन में हम एक और चीफ को देखते हैं, जो कि टैन्यू के जिंदा होने के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि असल में टैन्यू ने इसके ग्रैंडसन को मारा था, और इसीलिए वो कहने लगता है कि टैन्यू मैं तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, और इस तरह से मैं अपने ग्रैंडसन के मौत का बदला लूंगा। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर 17,000 लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।